ये शुरू करते हैं अध्याय 4 जलवायु। पुस्तक का नाम समकालीन भारत और कक्षा 9। तो अध्याय जलवायु के बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर में कि जलवायु क्या होती है। तो देखिए बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना है जल और वायु। अब जल और वायु ये बताता है किसी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के कि वहाँ बरसात कितनी होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, नमी कितनी रहती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, तेज़ बारिश होती है। इसके अलावा वहाँ हवा यानी पवनों की क्या स्थिति है, पवन वहाँ वायुदाब ज़्यादा है या वायुदाब कम है, ये सारी चीज़ें हम जलवायु के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जलवायु और मौसम, इन दोनों शब्दों की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मौसम किसे कहते हैं। हम अक्सर देखते हैं, कहते हैं कि अरे आज तो मौसम ख़राब है। ऐसा अक्सर हम कहते हैं तो कोई ना कोई बदलाव अचानक से मौसम में आता है तो हम मौसम को ख़राब बताने लग जाते हैं। या कभी हम कहते हैं कि आज तो मौसम बड़ा सुहावना है। तो मौसम सुहावना है, इसका मतलब मौसम और जलवायु में कुछ तो अंतर है। मौसम जो हमारा वायुमंडल या हमारा पर्यावरण होता है उसकी कम समय के लिए जो परिवर्तन होते हैं वातावरण में, उनको हम मौसम कह देते हैं। और जो लंबे समय तक जब वैज्ञानिकों विद्वानों द्वारा जो किसी क्षेत्र विशेष में मौसमों का या वहाँ की पर्यावरण में बदलाव का, बरसात का आदि का लगभग 30 साल से लेकर और 50 वर्षों तक जो अध्ययन किया जाता है उसे हम जलवायु कह देते हैं। तो देखिए, दोनों की सामान्य परिभाषाओं को अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक शब्द का अंतर है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। मैं अभी दोनों की परिभाषा बोल रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। देखिए, वातावरण, पर्यावरण या हमारा जो वायुमंडल है उसकी अल्पकालिक दशाओं को हम मौसम कह देते हैं और दीर्घकालिक दशाओं को जलवायु कहा जाता है। अल्पकाल से मतलब कम समय के लिए, यानी कोई बदलाव अगर वातावरण में कम समय के लिए हो रहा है, थोड़ी बहुत देर के लिए बरसात, कुछ दिन के लिए बरसात का जो वातावरण बन जाता है उसे हम मौसम में बदलाव कह देते हैं। लेकिन जब 30 से 50 वर्ष तक हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कहीं केवल 12 मास गर्मी का ही मौसम रहता है, कहीं पे 12 मास सर्दियों का ही मौसम रहता है और कहीं पे सर्दी और गर्मी दोनों बदलाव होते हैं। तो किसी क्षेत्र में वहाँ के लंबे समय तक पर्यावरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें जलवायु का ज्ञान होता है कि वहाँ की जलवायु गर्म है, ठंडी है, नम है या शुष्क है, उष्ण है। इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं इनका अध्ययन हम जलवायु के अंतर्गत करते हैं। तो एक बार मैं फिर से परिभाषा रिपीट करता हूँ। पर्यावरण में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों को मौसम कहते हैं और दीर्घकालिक परिवर्तन जिसमें 30 से लेकर 50 वर्ष तक का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जलवायु। तो देखिए, जलवायु किसी एक कारण से बदलाव नहीं होता है। जलवायु में जलवायु के बदलाव के लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हैं। मौसम और जलवायु के तत्व यहाँ दे रखे हैं, मैंने पीली लाइन से हेडलाइन अंडरलाइन कर रखा है। मौसम और जलवायु के तत्व में तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। तापमान कम या ज़्यादा, वायुमंडलीय दाब, पवन यानी हमारी जो वायु वगैरह चलती हैं जो एक दिशा में, उनको हम पवन कह देते हैं। आर्द्रता यानी नमी और वर्षण यानी बरसात। ये सब दोनों मौसम और जलवायु दोनों के ही तत्व हैं, केवल समय का अंतर है। अल्पकालिक दशाओं को हम मौसम कह रहे हैं और दीर्घकालिक दशाओं को जलवायु कह रहे हैं। तो इसी आधार पे वायुमंडलीय बदलाव जो होते हैं, इसी आधार पे साल को हम 3 ऋतुओं में हमारे यहाँ विभाजित कर देते हैं, सर्दी, गर्मी और
बरसात। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब बात करेंगे हम भारत की जलवायु की, कि भारत की जलवायु कैसी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ शब्दों को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है यहाँ स्क्रीन पर मानसून शब्द। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है, और अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम। मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है मौसम, तो मौसम शब्द से ही बना है मानसून। तो देखिए, मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु को अनुसार परिवर्तन, यानी जो हमारे यहाँ ऋतु हैं सर्दी और गर्मी, उनके अनुसार वायु की दिशा जो बदल जाती है उसी को हम मानसून कहते हैं। तो भारत में 2 बार दिशा बदलती है, तो वो मैं समझाऊंगा आगे कैसे। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि साल में 2 बार इसमें परिवर्तन होता है इसकी दिशा में। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो बिंदु है, देखिए, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में दिन एवं रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड, गौर करना, थार का मरुस्थल जो रेत के टीले जहाँ हैं वहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रातें नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन एकदम गर्म होते हैं और रातें एकदम ठंडी होती हैं। दूसरी तरफ हम समुद्री क्षेत्रों की बात करें, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों की, जैसे केरल का यहाँ उदाहरण दे रखा है, अंडमान निकोबार है, वहाँ दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। कारण भी मैं बताऊंगा क्यों रहता है ऐसा, कैसा क्यों होता है। अब बरसात की हम बात करें, देखिए, वर्षा की मात्रा हमारे देश में जगह जगह बदलती रहती है, ऊंचाई नीचाई के अनुसार बदलती है, और शुष्क ठंडे और गर्म क्षेत्रों के अनुसार बदलती है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। इस पे फिर मैंने भौतिक प्रदेशों के बारे में एक वीडियो में अपने में बताया है, भारत के भौतिक प्रदेश। तो मैंने हिमालय पर्वत के बारे में आपको बताया कि हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, अन्यथा भारत की जलवायु भी ठंडी होती। चीन के लोगों को अगर आपने देखा हो, उनकी नाक जो है पिचकी हुई सी होती है। तो अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे यहाँ भी ठंडी हवाएं साइबेरिया से सीधी भारत में पहुँचती और भारत भी चीन की तरह ठंडा होता, और यहाँ के लोगों की नाक भी फिर चीन के लोगों की तरह पिचकी हुई होती। इसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ मोटी छतें बनाई जाती हैं। ढाल वाली छतों की बात आ रही है तराई क्षेत्रों में, तो तराई क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा होती है, तो वहाँ ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं ताकि छतों पे पानी नहीं रुके। और असम में बाढ़ ज़्यादा आती है, इसलिए वहाँ पे बांस के खम्भों पर मकान बने होते हैं या घर बने होते हैं। इसके बाद हम बात करें जलवायु नियंत्रण। तो जलवायु नियंत्रण में मैं आपको बता दूं कि जलवायु को मुख्यतः जो नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6। और इन 6 कारकों के नाम देखिए यहाँ, 1 अक्षांश, दूसरा तुंगता या ऊंचाई, तीसरा वायुदाब सबसे महत्वपूर्ण, एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी है, ये भी निर्भर करती है, इस पे भी निर्भर करती है जलवायु, और महासागर में उठने वाली जो धाराएं होती हैं, और उच्चावच यानी ऊंचे नीचे जो क्षेत्र होते हैं, जैसे पर्वत ऊंचे हैं और नदियां गहराई में होती हैं, तो इनके कारण भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो ये 6 कारण हैं। अक्षांश उच्च अक्षांशों पे ठंडा मौसम पाया जाता है, और निम्न जो अक्षांश होते हैं खासकर विषुवत रेखा के आसपास 0 डिग्री से लेकर हमारे कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा 12 मास गर्म रहता है। वहाँ सूर्य की किरणें 12 मास सीधी पड़ती हैं, और ध्रुवों पे 12 मास
तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ हमेशा सर्दी का मौसम बना रहता है। इसके बाद हम बात करें भारत की जलवायु की, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है अक्षांश। तो अक्षांश कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि देखिए, ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पे ये हमारी भूमध्य रेखा, ऊपर हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश, और इधर ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे हमारी ये दक्षिण दिशा। तो यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण, ये मकर है और ये कर्क है। तो भारत कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से गुजरती है, मैं आपको बता रहा हूँ ये भारत के बारे में। तो भारत का यहाँ स्थिति देखिए आप, इस तरह से ये भारत, और मैं रेखा चित्र बना रहा हूँ केवल सामूहिक। तो आप देखें, ये जो कर्क रेखा है भारत के ठीक मध्य से गुजरती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा से ऊपर है, और ये वाला क्षेत्र है ये कर्क रेखा से नीचे है। भूमध्य रेखा भारत के से 876 किलोमीटर नीचे रह जाती है, यानी दक्षिण में भारत से 876 किलोमीटर इस सिरे से दूर है रेखा। तो ऊपर का जो क्षेत्र है और नीचे के क्षेत्र, ये कर्क रेखा से नीचे वाला और ऊपर वाले क्षेत्र में ये अंतर है कि ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ सर्दी और गर्मी दोनों मौसम होते हैं, लेकिन नीचे वाला क्षेत्र है कर्क रेखा से वो 12 मास गर्म बना रहता है, यहाँ सर्दी नहीं पड़ती है या सम बना रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का क्या फर्क पड़ता है, आप ये देखिए। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा से ऊपर जितने भी अक्षांश हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ 37 डिग्री अक्षांश है, ऊपर जाएंगे ऊपर 0 डिग्री तक, तो हम देखेंगे कि सर्दी बढ़ती जाती है इधर की तरफ, ये सर्दी का मौसम होता जाता है। और कर्क रेखा से नीचे यहाँ जैसे जैसे हम भूमध्य की रेखा की तरफ जाएंगे, सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है। तो दक्षिण में ये गर्म बना रहता है, और ये उत्तर का जो भारत का भाग है, ये सर्दी और गर्मी दोनों मौसम इसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब अक्षांशों से भारत की जलवायु प्रभावित होती है। इसके बाद हम ऊंचाई की बात करें तो देखिए, हम देखते हैं, मैंने आपको हिमालय पर्वत के बारे में पिछले वीडियो में जब समझाया था तो मैंने बताया था कि हिमालय पर्वत में 6 किलोमीटर से ऊपर, यानी लगभग 6000 मीटर से ऊपर 12 मास बर्फ रहती है। 12 मास बर्फ रहती है। कारण क्या है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर ऊपर तो सूरज है, तापमान तो ऊपर बढ़ना चाहिए। हाँ, आपका बिल्कुल सही है कहना, तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता है। कारण ये है कि हम ये जो पृथ्वी है ये सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती है और इसमें से गर्मी निकलती रहती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, पृथ्वी से निकलने वाली जो गर्मी है वो हमें कम महसूस होती है। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ऊंचाई पे तापमान कम होता है। हर 165 मीटर ऊंचाई पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं माइनस में पहुंच जाता है हिमालय पर्वत पे, और 12 मास बर्फ जमी रहती है, जबकि नीचे क्षेत्रों में मौसम पाया जाता है गर्म। इसके बाद वायुदाब एवं पवन। अब वायुदाब, इस चैप्टर को समझने से पहले मैं 2 बातें आपको क्लियर कर देता हूँ।
वायुदाब क्या है? वायुदाब, तो देखिए वायुदाब वायु के द्वारा समुद्र की सतह पर डाला गया दाब है। अब आपको पता है वायु यानी पवन भारी होती है। जब गुब्बारे हम हवा भरते हैं या वायु भरते हैं या गैस भरते हैं तो गुब्बारा वजन से नीचे आता है, क्योंकि और गुब्बारा दबाव से ही फूलता है, गैस के दबाव से। इसका मतलब वायु में दाब होता है। वायु में दाब किस वजह से होता है? वायु में दाब होता है उसके वजन की वजह से, उसमें जो भार है उसकी वजह से वायु दाब डालती है। तो वायु दाब ठंडे क्षेत्रों में वायु क्या है, सिकुड़ती है, और गर्म क्षेत्रों में वायु फैलती है। गर्म क्षेत्रों में इसके कण आपस में टकरा के दूर दूर भागते हैं, और ठंडे क्षेत्रों में सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक ही जगह पे वायु इकट्ठी होने से ज़्यादा दबाव डालती है, और गर्म क्षेत्रों में कम दबाव डालती है। तो ये ध्यान रखें, वायु हमेशा गर्म क्षेत्रों में कम दाब और कम वायुदाब और ठंडे क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। ये ध्यान रखें। इसके अलावा वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर नीचे बैठती है। यानी गर्म क्षेत्रों में वायु तितर बितर होकर ऊपर चली जाती है, ऊपर की ओर बढ़ जाती है, और ठंडे क्षेत्रों में वायु नीचे बैठ जाती है। तो नीचे बैठने की वजह से वहाँ उच्च दाब पाया जाता है ठंडे क्षेत्रों में, और गर्म क्षेत्रों में निम्न दाब पाया जाता है। तो यहाँ दो कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ। वायु दाब, वायु हमेशा ठंडी होकर नीचे बैठती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी ठंडे क्षेत्रों में उच्च वायुदाब और गर्म क्षेत्रों में निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इस बात को भी ध्यान रखें, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा हवा है वहाँ से कम हवा की तरफ या कम वायु की तरफ गति करेगी वायु, इसलिए हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये इस पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान रखें कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। आगे हम बात करेंगे वायुदाब एवं धरातलीय पवनें और ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये तीन चीज़ें भारत के मौसम को प्रभावित करती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवात तथा उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम बात करेंगे कोरियोलस बल। क्या होता है कोरियोलस? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलस बल कहते हैं। यहाँ ये देखिए कोरियोलस बल, इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब ये कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दाहिनी ओर ये हमारा सीधा हाथ, और इसमें अपने बाईं ओर, इस तरह से ये विक्षेपित हो जाती हैं। ये फेरल का नियम कहता है। जैसे इधर आवाज़ आ रही है तो इधर मुड़ जाएगी। ये फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो गति होती है, उस गति से हवाएं अपनी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे आखिर मानसून कैसे आते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए ये मानसून
आने का कारण समझिए। मैं भारत के नक्शे की तरफ आपको लिए चलता हूँ। यहाँ भारत का नक्शा इस चैप्टर में जो दिया गया है इस पे हम बात करेंगे। इस नक्शे को हम ले लेते हैं, समझते हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हवा हमेशा या पवन हमेशा या वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो इस बात को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब गर्मियों का मौसम होता है तो थार के मरुस्थल का तापमान पहुंच जाता है 50 डिग्री, लगभग 45 से 50 डिग्री, और बहुत ज़्यादा तापमान होता है। जबकि यहाँ जो समुद्र है इसका तापमान कम रहता है, अपेक्षाकृत कम होता है, औसतन 30 डिग्री। और इस वजह से यहाँ समुद्री क्षेत्र में इन समुद्री क्षेत्रों में निम्न वायुदाब, जबकि उच्च वायुदाब, और यहाँ इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब। मैंने बताया गर्म क्षेत्रों में निम्न वायुदाब तो यहाँ 50 डिग्री है टेम्परेचर थार के मरुस्थल में, और 50 डिग्री होने की वजह से यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में। और इस वाले पामीर के पठार की बात हो रही है, और थार के मरुस्थल इसमें निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है। यहाँ लगभग 30 डिग्री 25 से 30 डिग्री तक गर्मियों में तापमान पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव, ये समकारी प्रभाव क्या होता है, समुद्र का पानी बहुत अथाह होता है, सूर्य की गर्मी पाकर ना वो जल्दी से गर्म होता है ना जल्दी से वो ठंडा होता है, एक जैसा बना रहता है। जबकि ये जो स्थलीय भाग है, रेत है, वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है, यहाँ उसका तापमान बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। इसकी वजह से वहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। अब निम्न दाब का ये जो क्षेत्र है, ये मैंने आपको बताया कि निम्न दाब का क्षेत्र वायु को अपनी तरफ चारों तरफ से आकर्षित करता है। तो इसके आकर्षित करने के कारण ये जो हिस्सा है यहाँ से पवनें इधर की तरफ गति करने लग जाती हैं। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा होने के कारण इसको दक्षिण पश्चिम, ये जो पवनें हैं, ये देखिए, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। इन दोनों दिशाओं के बीच से ये मानसून आने के कारण इन मानसूनों को जो बारिश लाते हैं भारत में, उनको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो अब यहाँ भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको बताया, यहाँ पश्चिमी घाट है, इधर ये हिमालय पर्वत है, ये इस तरह से स्थिति है। और जब यहाँ मानसून टकराता है तो मानसून टकराकर पश्चिमी घाट से इस वाले क्षेत्र में बरसते हुए समुद्र इधर इसको पार नहीं कर पाता पश्चिमी घाट को, और ये वाला क्षेत्र बिना वर्षा के रह जाता है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश ये वाला क्षेत्र, इसमें बारिश कम होती है, कारण पश्चिमी घाट की जो दिशा है वो इस तरह से जो मानसूनी पवनों के रास्ते में रोड़ा अटकाती है, और मानसूनी पवनें इस ऊंचे पश्चिमी घाट को पार नहीं कर पाती और उनकी दिशा बदलकर कुछ इस तरह हो जाती है। ये पश्चिमी घाट और ये मानसूनी पवनें यहाँ टकरा के और इधर चलती हैं, इधर इस दिशा में। यहाँ ये अरावली पर्वत है और फिर ये जाके सीधी हिमालय पर्वत से टकराती हैं। देखिए, यहाँ जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत भी मानसूनी पवनों की दिशा ये है, और अरावली पर्वत के बगल से ये निकल जाती हैं मानसून बिना बरसे, क्योंकि इनके बीच में कोई, अगर हिमालय की उसकी स्थिति, अरावली की स्थिति इस तरह से होती, इस स्थिति में अगर अरावली होता तो इनको रोकने का काम करता,
लेकिन अरावली की स्थिति इस तरह से है तो ये मानसूनी पवनें इसके बगल में से सीधी निकल जाती हैं और हिमालय पर्वत से टकराती हैं और इस वाले क्षेत्र में इधर मुड़ जाती हैं और इधर बरसात करती हैं। ये कहलाती है मानसून की अरब सागरीय शाखा। ये जो शाखा मैंने बताई, यहाँ ये अरब सागरीय शाखा और ये बंगाल की खाड़ी शाखा, ये इधर जाके यहाँ इस वाले क्षेत्र में ये जो हिमालय पर्वत है यहाँ ये टकराती हैं और बहुत तेज़ बारिश इस क्षेत्र में करती हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो इसी क्षेत्र में होती है। यहाँ विश्व के 2 सबसे ज़्यादा जो बारिश प्राप्त करने वाला स्थान है वो है मासिन राम मेघालय में स्थित है और ये विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है इस जगह यहाँ। और दूसरा स्थान जो बारिश सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है वो है चेरापूंजी। तो ये 2 स्थान विश्व के सबसे ज़्यादा बरसात प्राप्त करने वाले स्थान हैं। तो अब देखिए ये बंगाल की खाड़ी शाखा को समझिए। ये बंगाल की खाड़ी जो शाखा है ये इधर से चलती है, प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है और ये हिमालय पर्वत है। ये जो हिमालय पर्वत है इस हिमालय पर्वत से ये शाखा यहाँ टकराती है और इधर मुड़ जाती है और इस वाले हिस्से में ये बरसात करती है, ये वाली बरसात करती है। अब देखिए यहाँ स्थिति दूसरी ये समझिए कि ये शाखा यहाँ से चली, हिमालय से टकराई और इधर चली। इधर चलने के बाद ये यहाँ अरावली पर्वत तक पहुँचते पहुँचते इसमें पानी बहुत कम रह जाता है क्योंकि ये पूरे देश में बरसात करती हुई आती है। तो देखिए मैंने आपको 2 स्थिति बताई। अरब सागर शाखा है वो यहाँ से सीधी निकल जाती है ऐसे, और बंगाल की खाड़ी शाखा है वो इधर से आती है और यहाँ आने तक उसका पानी ख़त्म हो जाता है या पानी समाप्त हो जाता है या पानी कम रह जाता है, मानसूनों में कमी आ जाती है। तो नतीजा ये राजस्थान वाला क्षेत्र है वो दोनों ही मानसूनों से अछूता रह जाता है, इसलिए ये शुष्क क्षेत्र है, यहाँ बरसात बहुत कम होती है। यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ 400 सेंटीमीटर तक बरसात होती है यहाँ केवल 25 सेंटीमीटर 10 से 25 सेंटीमीटर तक बरसात राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में होती है। अब देखिए फिर से समझिए कि यहाँ कम दाब के कारण यहाँ उच्च दाब से मानसूनी पवनें निम्न दाब की ओर चलती हैं क्योंकि यहाँ गर्मियों का मौसम है और यहाँ अपेक्षाकृत ठंडा या कम गर्म मौसम रहता है। तो जहाँ गर्म ज़्यादा होता है वहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है और जहाँ ठंडा होता है वहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है और इसीलिए मानसून आते हैं। क्योंकि इधर गर्मी नहीं पड़ती तो इधर से मानसून भी नहीं आते। अब सितंबर अक्टूबर महीने तक बरसात होती रहती है और उसके बाद वापस मानसून इधर चल देते हैं। कारण क्या है उसको भी समझिए। सर्दियाँ ये कर्क रेखा और कर्क रेखा से ऊपर इस वाले क्षेत्र में सितंबर अक्टूबर के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और सर्दी शुरू होने की वजह से यहाँ ठंडा मौसम बन जाता है, ठंडा क्षेत्र हो जाता है और ठंडे क्षेत्रों में उच्च वायुदाब, कैसा वायुदाब, उच्च वायुदाब हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ समुद्र जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता इसलिए यहाँ निम्न दाब, यहाँ उच्च दाब और यहाँ निम्न दाब, जबकि गर्मियों में उल्टी स्थिति थी। अब यहाँ सर्दियों की वजह से उच्च दाब हो गया और यहाँ निम्न दाब हो गया। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। तो अब पवनों की दिशा हो गई ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इधर चल देती हैं अब पवनें। इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। क्योंकि देखिए ये उत्तर दिशा, ये तो हो गई
उत्तर दिशा और ये हो गई पूर्व दिशा। इन दोनों के बीच से ये मानसून आते हैं इस दिशा से, इसलिए इनको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये लौटते हुए मानसूनों को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ये जब लौट रहे होते हैं तो इन तमिलनाडु के तटों पे ये कुछ बरसात करते हैं, या कोरोमंडल तट पे ये बरसात करते हैं, और इसके साथ ही मौसम साफ होने लगता है। अक्टूबर नवंबर तक मौसम लगभग साफ हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है। लेकिन हम आगे देखें तो मानसून का मुख्य कारण यही है, उच्च दाब और निम्न दाब। फिर हम अन्य कारणों पे बात करें तो देखिए, क्या आप जानते हैं मासेनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चूने की जो खंबे से बन जाते हैं बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ चूने की चट्टानें पाई जाती हैं जिनको स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें वर्षा के वितरण की, तो कहाँ ज़्यादा बरसात होती है इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, भारत में वार्षिक वर्षा, इस नक्शे को हम देखें तो देखिए यहाँ समझा रखा है कि किस क्षेत्र में बरसात ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ हम बात करें 400 से अधिक, यानी ये जो गहरे नीले कलर में जो दिखा रखा है वो 400 से ज़्यादा बरसात। यहाँ देखिए ये मेघालय क्षेत्र जहाँ मासेनराम नाम की जगह है, और ये वाला क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा। फिर मैंने आपको बताई थी मानसून सबसे पहले टकराते हैं पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी घाट पे टकराते हैं। तो यहाँ भी देख लिए नीली पट्टी बन रही है, इसका मतलब यहाँ भी बरसात सबसे ज़्यादा होती है। तो जहाँ जहाँ ये नीली पट्टी है वहाँ बरसात सबसे ज़्यादा होती है, यानी 400 सेंटीमीटर से अधिक। फिर इससे नीचे हम बात करें 200 से 400, थोड़ा हल्का नीला, तो यहाँ देखिए ये हल्का नीला जो क्षेत्र है इसमें 200 से 400 के बीच में बरसात पाई जाती है। तीसरा हम बात करें 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य